देखो भाई, लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ था वो हमारे पास वही था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो वो सारा हो रखा है। अपना जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो भाई पहले चैप्टर का नाम डाल लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सुनो भाई, जो हमारे पास चैप्टर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पहले भाई हमें ना चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें जब पिछला चैप्टर कराया था मैं तुम्हें उसका मतलब बताया था, ठीक है। अब जो हमारे पास ये चैप्टर है मैं इसका मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। देखो अब ना जैसे सिंपल सी बात कर दो कि पहले बताता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। देखो फाइनेंशियल का मतलब सबको पता है, पैसों से संबंधित बातें होती है, ठीक है। मतलब कि जितनी भी चीजें वो पैसों से रिलेटेड होती है कंपनी के अंदर वो। उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल और स्टेटमेंट, इसका सिंपल सा मेरे पास एक ही मतलब आता है, वो ये था कि पैसों से संबंधित जो भी स्टेटमेंट होती है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। अच्छा भाई ये बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप किसे बोलते हैं? पहले तो मैं बता चुका हूँ जब मैं तुम्हें बिजनेस स्टडीज पढ़ा था, तो हिंदी हो गई उसकी। एक पर्सन होता है वही, मतलब कि वही खुद मालिक होता है, सब कुछ खुद चलाता है। देखो भाई 11th के अंदर ना तुम क्या पढ़ोगे, ये मान के चलो 11th के अंदर सिर्फ तुम पढ़ोगे वही जो सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पर्सन पूरा बिजनेस संभाल रहा होता है, मतलब कि सारा प्रॉफिट उसी का होता है, सारा लॉस भी उसी का होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 11th के अंदर। लेकिन 12th के अंदर ना हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक मेरे पास कंपनीज होती है, दूसरा हमारे पास होती है पार्टनरशिप। मतलब कि अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन अगर हमारे बिजनेस को संभाल रहे हैं तो उसे बोलेंगे पार्टनरशिप। और अगर हमने क्या कि अपने जो अपनी कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग जोड़ रखे हैं उसमें, लोगों ने पैसे दे रखे हैं, तो इसको बोलते हैं कंपनी। वो तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन तुम्हें सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब पता होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक अकेला पर्सन पूरी कंपनी का मालिक होता है। जो भी प्रॉफिट हुए, जो भी लॉस हुए, सारा का सारा कौन बियर करेगा? वही जो अकेला होगा वो। कितना भी प्रॉफिट होता है, कितना भी लॉस होता है, अकेला वही झेलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि बहुत तगड़ा वाला लॉस हो गया तो उसको अपने घर से पैसे लाके भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या कि भाई पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पहले इसकी बात करता हूं। इसके अंदर ना हम जो मेजरली जो इंक्लूड करते हैं ना, वो 2 से 3 चीजों को करते हैं। सबसे पहले मेरे पास हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन 3 चीजों को देखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद है बैलेंस शीट। तो पहला जो बात कर दूं मेरे पास है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा जो है वो मेरे पास है बैलेंस शीट, ठीक है भाई। ये 3 चीजें, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद मेरे पे बैलेंस शीट है। 3 चीजों को हम लेके चलते हैं। पहले हम बात करेंगे भाई एक्चुअल में ये सब है क्या, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट के बारे में मेरे हिसाब से तुम्हें पता होगा, लेकिन फिर बता दूंगा। सुनो, पहले बात कर दूं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक्सपेंस बताए थे। कितने टाइप के होते हैं एक्सपेंस? एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आ रही है? अब भाई ये जो हमारे पास ये जो एक्सपेंस हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए ना, तो इसमें हम क्या है कि 2 चीजों को लेके चलते हैं। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे पास क्या चीज है कि जो रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद जो प्रोडक्शन के बाद का जो प्रोसेस है, सैलरी हो गया। अच्छा देखो, अगर ना सिंपल सी बात है बोलना, अगर फैक्ट्री के अंदर का जो खर्चा है ना, वो सारा का सारा जाएगा किस पे? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और जो मेरे ऑफिस का खर्चा होता है वो सारा किस में जाएगा? इनडायरेक्ट के अंदर। ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरी बात मैं बोल दूं कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये क्या है कि देखो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिससे मैंने बोला कि अगर कोई सा चीज प्रोडक्शन से, मतलब कि सामान को बनाने, खरीद के लाने, इन सब में अगर कोई सा खर्चा हुआ है, वो सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर दूं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मतलब कि जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है।
और बैड डेब्ट वगैरह, ये जितने भी मेरे जो होते हैं ये सारे सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम जो है चैप्टर के अंदर ना सबसे मेजर चीज ना दो देखेंगे। हमें पहले क्या पहचानना है कि कितने हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये कौन से होते हैं। ठीक है, तो भाई अभी ना एक हेडिंग डालो, वो तुम्हें ना घर से करके लेके आना है भाई। क्लासीफाई करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, इन दो चीजों को ना मतलब कि एक डायरेक्ट के बारे में, दूसरा इनडायरेक्ट के बारे में, इसके तुम घर से जितने एग्जांपल लिख के ला सकते हो सारे के सारे लिख के लेके, कम से कम दोनों के 20-20 होने चाहिए। ठीक है, वैसे डायरेक्ट के 10 भी लिख लोगे तो भी चलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट के कम से कम 20 होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे तुम्हें लिख के लेके आने भाई। इसको देख लेना, इसके 10 लिख के लाने और इसके 20 लिख के लाने। कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद भाई देखो, पहले तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में पता लगा। देखो अब ना तुम्हें सिंपल सी बात ध्यान रख के चलनी है। तो अच्छा, एक्सपेंस क्लियर है पहले। दूसरी बात करते हैं, ऐसे मेरे पास रेवेन्यू भी होते हैं। अगर गुड्स को बेच वगैरह के बेच के अगर जो भी मानो कि जो सेल्स होती ना, वो सारे मेरे मतलब कि ट्रेडिंग के अंदर आया। सुनो पहले यहाँ समझो कि जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे के सारे हम नोट डाउन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम नोट डाउन करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, और जो मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम नोट डाउन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बताओ ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो मैंने बताया पहले, ये सारी बात क्लियर होनी चाहिए भाई। जो भी मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए उन सबको मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर करूंगा, और जो मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है भाई, बात करते हैं अब मेरे पास जो बैलेंस शीट है। मैं तुम्हें दो बातें बता दी, एक तो जो मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है वो, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो। अब बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होता है मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अगर सारी क्लास लिए एकदम कंटिन्यूस में तो पता होगा, वरना दोबारा बताया। देखो बैलेंस शीट मेरे पास क्या होती है। बैलेंस शीट मेरा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एक साइड सारे असेट्स और सारी लायबिलिटी लिखी जाती है। ठीक है, और टोटल करते हैं तो दोनों तरफ के बराबर आते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? एक बात ध्यान रख के चलना कि जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में एक ही डाउट रहता है। उनके पूरी लाइफ में ना जो एक क्वेश्चन खटकता रहता है, पता कौन सा होता है? उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती। समझ में आ रही बात? लेकिन भाई मैं मतलब कि जैसे भी कराऊंगा सारी बैलेंस शीट मैच करनी है। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बिना मैच के नहीं जाना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हें सारे के सारे कंसेप्ट आते होंगे। बात समझ आ रही है? बिना कंसेप्ट के अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन हर बार गलत जाएगा। मतलब कि एग्जाम में तुम जाओगे ना, बच्चे पता है जानबूझ के बैलेंस शीट मैच कर देते हैं। टीचर क्या पागल बैठा है वहां पे, वो अमाउंट चेक करता है, पूरी बैलेंस शीट उड़ा देता है। ये चीज तो तुम्हें क्या करके चलना है कि भाई बैलेंस शीट को समझने के लिए ना, मतलब कि चैप्टर को समझने के लिए जितनी बातें स्टार्टिंग से बताता जाऊंगा वो सारी तुम ना मान लो कि समझ लो एक बार और फिर याद कर लो। इतनी चीजें तुम्हें करनी है। अगर इसमें से कोई सी भी एक बात तुम्हारी छूटती है ना, एक भी बात अगर छूट गई, मैं तुम्हें मान लो कि 25 से 30 बातें लिखवाऊंगा, अगर उस बातों में से एक भी तुम्हारे छूटे, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत जाएगा। इतनी गारंटी ले लो, अगर एक भी बात छूट गई तो। और इस क्वेश्चन को करने में कम से कम, एक क्वेश्चन करने में ना जो एक एवरेज बच्चा है वो आधा घंटा ले लेता है। ठीक, तो भाई इस टाइम को कैसे कम करेंगे? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारा टाइम क्या कम होता जाएगा। तो पहले तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस शीट। मैंने क्या बताया था भाई बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट क्या हो जाती है। भाई देखो आज जो है ना सिर्फ चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमें चैप्टर से डील कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद जो थ्योरी वाली बात होगी वो सारी नेक्स्ट क्लास से ही शुरू होगी। ठीक है, तो सुनो भाई बैलेंस शीट क्या है मेरे पास? A statement in which all assets and liabilities are balanced। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है।
तो मैं इसको ना भाई क्या बोल सकता हूँ कि एक मेरे पास बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट मेरा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सारे के सारे असेट्स और सारी लायबिलिटी क्या है मेंशन कर रखी है। बताओ ये सारी बातें क्लियर है भाई। देखो जिसको ना इतनी बातें पता लगी हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब पता लगा है, वो मान लो ठीक ठाक चल जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे साथी को पता क्या पता होगा कि इस चैप्टर के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, इसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमें उसका बेस पता होना चाहिए, ठीक। अगर बेस नहीं पता होगा तो हमें दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी बात तुम्हें क्या समझनी है, जो मैंने ये होमवर्क दिया ना ये वाला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर ये जिसका नहीं हुआ ना भाई, मान लो चैप्टर वो कर नहीं पाएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको सर्च कर लेना एक बार, ठीक है। गूगल करोगे ना मिल जाएगा, तो गूगल पर सर्च मार लेना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसके एग्जाम्पल सारे लिख लेना, ठीक। अपने आप क्लियर हो जाएगा जितनी भी चीजें। अब सुनो, हम ना जो नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई लोग ना ऐसे बिजनेस को चलाते क्यों हैं, लोग जो है ऐसे बिजनेस को चलाते क्यों हैं, जैसे जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है चलाते क्यों। अच्छा उससे पहले जो हमें बात पता होनी चाहिए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बनाते क्यों है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक ही पर्पस होता है और वो ये होता है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ है। बात समझ आ रही है। अच्छा सुनो, सबको ये बात तो पता होगी कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो एक हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है टैली, ठीक है। उसी के अंदर दिखा होता है जितने भी मेरे पास जो मेरा प्रॉफिट होता है, कहाँ पे लिखे होते हैं वो टैली के अंदर लिखा होता है। तो भाई अब बताओ जो जितना टैली में अमाउंट लिखा है एक्चुअल में उतना प्रॉफिट होता है क्या। जैसे मान के चलो टैली के अंदर ना प्रॉफिट आया मेरा 10 लाख का, भाई देखो इतना आया, लेकिन जो एक्चुअल में जो मेरे पास जो प्रॉफिट होता है ना इतना नहीं होता, वो इससे कम होता है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा देने से मना कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पता है प्रॉफिट कहां से बढ़ जाता है, वो बोलते हैं कि मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। पहले मशीन थी सस्ती, उसकी वैल्यू मान लो बढ़ गई। एप्रिसिएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन, इसका उल्टा होता है एप्रिसिएशन, ठीक है। तो मतलब मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो इसको भी प्रॉफिट में जोड़ा जाता है, तो ये मेरे पास प्रॉफिट आया, ये भी नहीं आया। दूसरी बात है कि मान के चलो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा बढ़ गई, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो मेरे पास कोई प्रॉफिट आया नहीं आया। देखो जो भी कोई बिजनेस चलाता है ना, उसको क्या देखना होता है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस आया है, उसके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस आया, वो उसके हिसाब से प्रॉफिट देखता है। अच्छा मैं तुमसे बोल दूं कि भाई ये बिजनेस करना है, ठीक है, जाओ इस बिजनेस को करो और फिर जाके ना इतना जितना प्रॉफिट होता है मेरे को लाके दे दो। तुम पता है अपने हाथ का प्रॉफिट देखना जो तुम्हारे हाथ में, और दूसरा देखना सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है और तुम्हारे हाथ में ना प्रॉफिट ही मान लो ना के बराबर ऐसा होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग तो ना के बराबर होता है। क्योंकि भाई बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जाती हैं जिससे मतलब ऐसे चीजें डील करना पड़ता है कि अलग ही मानो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि एक महीने की चलो मानो सेल करी 10 लाख की, एक महीने की सेल कितने की 10 लाख की, तो एक महीने की सेल अगर 10 लाख की 12 महीने की ले लो, ठीक है, तो कितना 1 करोड़ 20 लाख, ऐसा हुआ ना, 1 करोड़ 20 लाख की सेल हो गई। अब बताओ ये जो मैंने 1 करोड़ 20 लाख की जो सेल करी है, तो क्या सारे के सारे पैसे मेरे को मिलेंगे। सबसे पहली बात होती है इसमें खर्चे इतने सारे होते हैं, सारे पहले माइनस करते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं पहले वो सारे माइनस करते हैं। खर्चों को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि डेप्रिसिएशन, उसके लिए अमाउंट अलग रखो, रिजर्व बना के रखो, टैक्स पे करो, तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को डील करने के बाद तुम ना इसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा पढ़ोगे, बस हमारी तुम क्या पढ़ोगे इसका एक छोटा सा हिस्सा, मतलब कि जैसे मैंने बोला कि उसमें टैक्स की बातें आ जाती हैं, या फिर मान लो और भी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, पेनल्टी भरनी होती है, इन सबको हटा दिया जाता है साइड में और बाकी सबको क्या है एक तरफ, ठीक। अब थोड़ा सा ना ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास होता क्या है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें परचेज की एंट्री करूंगा, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करूंगा, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है भाई, जितने भी छोटे जो वो सारे खर्चे जो क्या है कि हमारे रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, वो सारे खर्चे जो हमारे क्या है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उसे हम करते हैं, ठीक। दूसरी बात समझो भाई, जो नेक्स्ट चीज मेरे पास है, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर दूं, अच्छा सबको पहले ये बात पता है हर एक अकाउंट में एक डेबिट साइड होता है एक क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में होता ही नहीं होता, बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रख के चलना, अगर तुमने गलती से भी उस पर डेबिट क्रेडिट लिख देना तुम्हारे उसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। जब तुम ना मतलब जब मैं तुम्हारा जो 3 घंटे का जब टेस्ट लूंगा ना,
तो उसमें तुम्हें ना मार्किंग स्कीम जो है ना तुम्हें दिखा दिखा के बता दूंगा भाई तुमने यहाँ गलती करी है, ठीक है। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर क्या है जो तुम्हें समझना है भाई, वो है एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि पहले सारी ट्रांजेक्शन हो गई, बाद में कुछ ट्रांजेक्शन छूट जाती है ना, जैसे मान लो कि ओमिशन वाली ट्रांजेक्शन, भाई एडजस्टमेंट एक्चुअल में होती क्या है, कुछ एंट्रियां भूल जाते हैं हम भाई, जो कुछ एंट्रियां हम भूल चुके हैं ना, उस एंट्री को जब हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। जैसे मान के चलो कि मैंने ऐसा किया, डेटर था, ठीक है, डेटर से हमने सामान खरीदा 10,000 रुपये का, अब हम उसको ना रिकॉर्ड करना भूल गए, अब तो मुझे ये बताओ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ आएगी। सबसे पहले सेल बढ़ेगी मेरे पे, तो सेल में ऐड हो जाएगा ये, दूसरा डेटर बढ़ जाएगा तो डेटर में ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मैंने ऐसा किया कि जो मशीनरी है ना उस पर डेप्रिसिएशन लगा और मैं लगाना भूल गया डेप्रिसिएशन, तो मैं एडजस्टमेंट का मतलब बता रहा हूँ क्या था, अगर कुछ हम भूल जाते हैं ना उसको जब बाद में एडजस्ट करते हैं वो चीज़ें होती हैं ये सब। जैसे मैंने तुमसे बोल दिया कि भाई मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना था, मैं लगा नहीं पाया, भूल के डेप्रिसिएशन लगाना, तो अब जो है डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा, सबसे पहली बात मैं देखूंगा पहले मेरी मशीन की वैल्यू कम होगी तो बैलेंस शीट पे जाऊंगा, मशीन में से माइनस कर दूंगा, भाई इतनी कम हो गई। अब जो डेप्रिसिएशन है कैसा खर्चा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट खर्चा है, तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बात समझ में आ रही है? अब ना एक बात और समझ जाओ जिसे तुम समझ जाओगे, ठीक है भाई। अब ऐसा हुआ कि भाई जो बिल्डिंग की वैल्यू ना वो क्या बढ़ गई, ठीक है, जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो क्या बढ़ गई, तो सबसे पहले क्या करूंगा, पहले मेरे पास एक टाइप का प्रॉफिट हुआ है। देखो अब ना हम प्रॉफिट के बारे में समझते हैं, प्रॉफिट दो तरीके से होगा, मतलब इनकम दो तरीके से होगी, एक होगी सेल करके, मतलब कि सेल से रिलेटेड एक इनकम होगी, दूसरी इनकम जो हमारे पास होगी वो सेल को छोड़ के और कैसी भी इनकम अगर हुई, ठीक है, तो उन सबको क्या है कि हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बताऊंगा आगे जितनी सारी बात है। अब मैंने क्या बोला, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, भाई बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो तुम सोचो क्या क्या होगा, सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड कर देंगे, 10 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू थी उसमें ऐड कर दिया, दूसरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, जितनी उसमें होगा तो उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अब एक लास्ट और जो तुम समझ सकते हो आराम से, मैंने बोला कि भाई जो बैड डेप्ट है ना वो रिकवर्ड हो गया, बैड डेप्ट रिकवर्ड, तो एक टाइप की दोबारा इनकम आ गई, तो भाई सेल से तो आई नहीं एक टाइप की, बैड डेप्ट रिकवर हुआ, तो पहले मेरे सेल में आ जाके मतलब कि जो भी मतलब कि मान के चलो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पहले उसमें जाएगा। दूसरी बात क्या है, कैश बढ़ जाएगा मेरे पे, तो बैलेंस शीट में कैश है उसमें जाके ऐड करना है, ठीक भाई। देखो ये सारी की सारी बातें तुम्हें पहले पता होनी चाहिए कि हम पूरे चैप्टर में करने क्या वाले हैं। हमारे चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है विद एडजस्टमेंट, एक है विदाउट एडजस्टमेंट, इस तरीके से। तो पहले हम ना विदाउट एडजस्टमेंट वाली करेंगे, बाद में देखेंगे एडजस्टमेंट क्या होती है। भाई इस चैप्टर में एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमारी ना जितनी भी बातें एक एक बात हमें नोट करते चलनी है, उसके बाद जाके मतलब कि सारी बात ना स्टार्टिंग में समझनी है। भाई जिसको कुछ समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देख लेना एक बार, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रख के चलना, उसके बाद जो मैंने काम दिया भाई ये हो जाना चाहिए। चलो।